Hi, today is quiz number 21 for Civil Services Examination Prelims 2021 10th of October. Let us begin. First section है पॉलिटी का। पॉलिटी का पहला सवाल है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑन सुप्रीम कोर्ट. A minimum of 5 judges are to sit for deciding any case involving a substantial question of law on interpretation of constitution. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड अगर कोई मैटर आता है तो जो बेंच बनेगी उसमें कम से भी कम 5 जज होना मैंडेटरी है. All authorities, civil and judicial, in the territory of India shall act in aid of the Supreme Court. तो आपको बताना है इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है. सी, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंटरप्रिटेशन है वो सुप्रीम कोर्ट करती है. और बिकॉज सुप्रीम कोर्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करेगी, दिस इज अ सिग्निफिकेंट मैटर, तो कम से भी कम 5 जजेस का बेंच होना चाहिए. सिमिलरली जब प्रेसिडेंट एडवाइस मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट से, तब भी मिनिमम 5 जजेस का बेंच होना जरूरी है. सो दिस इज ट्रू. सेकंड जो केस है, तो हम पढ़ते हैं इंडिया में कुछ यूनिटरी फीचर्स है. तो जो सुप्रीम कोर्ट है ना, इसको एपेक्स कोर्ट बोला जाता है, टॉप कोर्ट. इंडिया की जितनी भी कोर्ट्स है, चाहे वो सिविल हो या जुडिशियल हो, अगर वो टेरिटरी ऑफ इंडिया में है तो वो वर्क है अंडर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. सो द राइट ऑप्शन हियर इज सी, बोथ 1 and 2. Next, consider the following statements about the Consolidated Fund of India. Consolidated Fund of India. Consolidated Contingency, ये कुछ funds होते हैं. Consolidated Fund of India है ये. It is constituted under Article 266 of the Indian Constitution. Is this true? Article 266. It consists of all types of taxes and non-tax revenues received by the central government. तो कंसोलिडेटेड फंड है वो इंडिया का है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का है. जितने भी टैक्सेस के टाइप्स हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू भी है, सब के सब जो पैसा जाता है वो जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में. तो इज दिस ट्रू? टैक्स, नॉन टैक्स, टैक्स एंड नॉन टैक्स. ओके. और यहाँ आर्टिकल 266 है, तो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. आर्टिकल 266 में CFI है. और जो टैक्स रिलेटेड है, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यूज जितने भी टाइप्स हैं, सब के सब जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. और फिर आर्टिकल 280 से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंटर और स्टेट में. ओके. सो द राइट ऑप्शन हियर इज डी, बिकॉज पूछा गया था नॉट करेक्ट. तो ये तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो नॉट करेक्ट. करेक्ट ऑप्शन, राइट कोड इज डी. ओके. नेक्स्ट, consider the following statements regarding the legislative powers of the president. देखिए 3 टर्म होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. लेजिस्लेटिव का मतलब होता है कानून बनाना, मतलब संसद या विधानसभा जहाँ पे कानून बनते हैं, तो लेजिस्लेचर मतलब कानून बनाना. एग्जीक्यूटिव मतलब उस कानून का पालन कराना, एग्जीक्यूटिव. और जुडिशरी का मतलब उस कानून को पढ़ना, समझना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के विद इन है या नहीं है. तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. फर्स्ट स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स द सर्कमस्टेंसेस which rendered it necessary for an ordinance to be promulgated to be made public through gazette notification. Gazette notification. An ordinance can be withdrawn by president. President can only promulgate ordinance on the subjects on which parliament is competent to make laws. So you have to tell इन 3 में से correct statements क्या है. See, पार्लियामेंट है, जैसे प्रेसिडेंट होते हैं, इनके पास 1-2-3 पावर होता है. गवर्नर के पास 2-1-3 पावर होता है. ये दोनों है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर. तो प्रेसिडेंट प्रोमलगेट करते हैं ऑर्डिनेंस जब कोई सेशन पार्लियामेंट का नहीं चल रहा है, पार्लियामेंट चल नहीं रहा है, सेशन नहीं है और तुरंत कानून बनाना है, तो उसके लिए ऑर्डिनेंस होता है बाय प्रेसिडेंट. एब्सोल्युटली ट्रू. अब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लाते हैं तो वो विड्रॉ भी कर सकते हैं. दिस इज देयर. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू.
कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेट ऐसा सर्कमस्टेंसेस, फिर उन सबको बताओ कि किन हालत के कारण ये प्रोमलगेट किया गया है, गजट नोटिफिकेशन की तरह निकालो, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज रॉन्ग। ऐसा कुछ सर्कमस्टेंसेस बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं करना है गवर्नमेंट को बिफोर ब्रिंगिंग एन ऑर्डिनेंस, सो दिस इज रॉन्ग। सो द राइट ऑप्शन हियर इज बी, ये करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, 2 and 3। ऑल राइट, नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ बजट इनैक्टमेंट इन द करेक्ट सीक्वेंस। बजट सेशन होता है, उसमें बजट प्रेजेंट किया जाता है, उसके एक आध दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे भी आ जाता है। तो जो बजट सेशन है, बजट क्या है, बेसिकली ये भी एक बिल है, तो इसका प्रोसीजर क्या होता है बजट सेशन का? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये 5 बातें हैं: जनरल डिस्कशन, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल, वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स एंड प्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। सो यू हैव टू टेल ऑर्डर क्या है, सीक्वेंस क्या है। तो देखिए, सबसे पहले इस टाइप के जो सवाल होते हैं ना, उसमें साइमल्टेनियसली एलिमिनेट करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बजट पेश किया जाएगा, मतलब प्रेजेंट किया जाएगा पार्लियामेंट में, तभी तो कोई बात होगी। तो पहला ऑप्शन गया। फिफ्थ सबसे पहले होगा, फिर जब बजट प्रेजेंट होगा उसके बाद उसको सब देखेंगे, जनरल डिस्कशन होगा, तो फिर 1 आएगा। 5 फिर 1, पहले बजट आया, फिर बजट का एक जनरल डिस्कशन होगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या होता है, बजट में प्रोविजंस होते हैं, कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था बजट एस्टिमेट्स वगैरह। तो अलग अलग डिमांड्स हैं, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स हैं, उनके बारे में वोटिंग होगा कि इस हेड पे इतना पैसा देना है, वो जायज़ है या नहीं है, इस टाइप से वोटिंग होगा। तो इसके बाद होगा 4, तो 514 514, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। अब जो इसके बाद जो 514 हो गया, डिमांड्स आ गया, वोट आ गया, कंसोलिडेटेड फंड वगैरह से पैसे निकालने के लिए एप्रोप्रिएशन बिल चाहिए होता है। तो एप्रोप्रिएशन बिल आएगा और फिर उसके बाद फाइनल जो होगा वो होगा पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। बिकॉज जो बजट है वो क्या है, एनुअल फाइनल स्टेटमेंट, दैट इज अ फाइनेंस बिल। तो थर्ड हमेशा लास्ट होगा, थर्ड हमेशा लास्ट होगा। इससे भी आप क्विकली आ सकते थे बी ऑप्शन पे। सो द राइट ऑप्शन हियर इज बी, बी 51423। पहले प्रेजेंटेशन, फिर जनरल डिस्कशन, फिर डिमांड फॉर ग्रांट्स पे वोटिंग होगा, फिर इसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल पास होगा और फिर फाइनली फाइनेंस बिल पास होगा। दिस इज द सीक्वेंस। ओके, बी इज द आंसर। नेक्स्ट, अभी ये कमेटी काफ़ी न्यूज़ में है, जस्टिस केटी थॉमस कमेटी, ऑफन सीन इन द न्यूज़। दिस इज रिलेटेड टू व्हाट? प्रिवेंशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसनेशनल क्राइम, बिकॉज इंटरनेट एज है, ट्रांसनेशनल क्राइम्स हो रहे हैं। प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, प्रोटेस्ट का कल्चर ऑन राइज, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ फ्रेजाइल इकोसिस्टम इन वेस्टर्न घाट्स, क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स इन नेशनल कैपिटल रीजन। सर्दी आ रही है, स्टबल बर्निंग, नेशनल कैपिटल रीजन। सो ये जो केटी थॉमस कमेटी है, दिस केटी थॉमस कमेटी इज अबाउट पब्लिक प्रॉपर्टी, कि जब भी स्ट्राइक हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, दे स्टार्ट वेंडलाइजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, बसेस, पब्लिक प्रॉपर्टी एटसेट्रा। तो इसके लिए है प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, केटी थॉमस कमिटी। बी इज द आंसर। सो दिस कंप्लीट्स पॉलिटी। ओके, नाउ लेट अस कम टू ज्योग्राफी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द केप अगुलास इज द सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका, सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका। द अगुलास करंट इज द कोल्ड वाटर करंट ऑफ इंडियन ओशियन। अब ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका काफ़ी साउथ में है, तो ये जो है सदर्न टिप है क्या अफ्रीका की, और ये क्या कोल्ड वाटर करंट है इंडियन ओशियन का, इंडियन ओशियन का, अटलांटिक नहीं, इंडियन ओशियन का। तो इनमें से करेक्ट क्या है? ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है केप ऑफ गुड होप वगैरह, तो ये जो केप अगुलास है ना, ये सदर्न टिप है अफ्रीका की, सदर्न टिप है अफ्रीका की। दिस इज ट्रू। केप ऑफ गुड होप थोड़ा इस साइड है, दिस इज द सदर्न टिप, केप अगुलास, ट्रू। और ये जो करंट है, अब हमने ये पढ़ा है कि 2 टाइप के करंट होते हैं, एक होता है कोल्ड, दूसरा होता है वार्म। तो जो वार्म करंट होता है वो इक्वेटर से टूवर्ड्स पोल्स की तरफ जा रहा है, वो वार्म है, बिकॉज इक्वेटर से गर्मी ज़्यादा है, पोल्स की तरफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और जो कोल्ड करंट होता है वो पोल्स से इधर टूवर्ड्स आता है। तो अगुलास करंट अगर कोल्ड होता तो ये सदर्न अंटार्कटिका से इधर आना चाहिए था, तो वैसा तो है नहीं, तो दिस इज रॉन्ग। सो द राइट ऑप्शन हियर इज ए, ए, दिस इज नॉट अ कोल्ड करंट, दिस इज अ वार्म करंट। लुक एट दिस, ये मोजाम्बिक चैनल है,
मोजाम्बिक चैनल से ये ऐसे करंट आता है दिस, तो ये तो टूवर्ड्स दिस साउथ है फ्रॉम इक्वेटर, सो दिस इज अ वार्म करंट ऑफ इंडियन ओशन। बाकी सदर्न ओशन ये जो करंट्स हैं ये कोल्ड होंगे, बट अगुलास इज नॉट अ कोल्ड करंट, सो दिस इज ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। शुरुआत में सबका ऐसे इवोल्यूशन हुआ, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो एनिमल है बर्ड नहीं है। ऑस्ट्रिच क्या बर्ड है, बैट्स क्या बर्ड है, पेंगुइन्स क्या बर्ड है, हिमालयन क्वेल इज अ बर्ड, यू हैव टू टेल नॉट अ बर्ड। तो देखिए, जो ऑस्ट्रिचेस है ये नॉन फ्लाइट बर्ड है, फ्लाइट नहीं है बट इट इज अ बर्ड। बट जो बैट्स हैं, बैट्स जो होते हैं ना ये मैमल होते हैं, बैट्स बर्ड नहीं होते, तो बैट्स बर्ड नहीं है, बैट जो है वो बर्ड नहीं है, बैट इज अ मैमल, बैट इज अ मैमल, सो दिस इज बी, नॉट अ बर्ड। बैट्स भी फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार सवाल आए हैं बैट से मिलते जुलते। अब आपको बताना है ये जो मोनपा ट्राइब है, दिस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी। मोनपा ट्राइब, ट्राइब्स कुछ ज़्यादा नहीं है, 15 20 30 ट्राइब्स हैं, ये बड़ी कॉमन है और न्यूज़ में है, तो इनका लोकेशन हमें पता होना चाहिए, जैसे अंडमान निकोबार की कुछ ट्राइब्स हो गई, या फिर नोमैड्स हैं जो नॉर्थ इंडिया में है, या फिर दिस नीलगिरी के आसपास की ट्राइब्स हो गई, या फिर जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मोनपा ट्राइब जो है ये किस स्टेट की है, अरुणाचल, हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख, तो ये जो ट्राइब है मोनपा ट्राइब, दिस इज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओके। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट टाइगर, अगेन फेवरेट टॉपिक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 के अंदर रीइंफोर्स्ड हुआ प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो हुआ वो प्रोजेक्ट दिस 1980 के अंदर हुआ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज एडमिनिस्ट्रेड बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एक अथॉरिटी बनी हुई है एनटीसीए, उसके अंदर प्रोजेक्ट टाइगर चलता है। प्रोजेक्ट टाइगर, द फर्स्ट प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड इन रणथंबोर नेशनल पार्क, ये राजस्थान में वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, और यहाँ टाइगर्स भी अच्छी खासी संख्या में है, रणथंबोर नेशनल पार्क। सो यू हैव टू टेल इन तीनों में से करेक्ट क्या है। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 उसने रीइंफोर्स किया प्रोजेक्ट टाइगर, एब्सोल्युटली ट्रू। Project Tiger administered by NTCA, absolutely true. Project Tiger was launched in रणथंबोर नेशनल पार्क, नो। इसका जो फर्स्ट नेशनल पार्क था वो रणथंबोर नहीं था, वो था जिम कॉर्बेट, सो थर्ड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज ट्रू, सो द राइट आंसर इज बी, 1 and 2। ऑलराइट, नेक्स्ट, अब आपको बताना है राइनो। राइनो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, असम इस तरफ राइनो। राइनो स्पीशीज में ये तीन स्टेटमेंट्स हैं। Out of all the rhino species, only the greater one-horned rhino is found in India. तो इंडिया में जो राइनो मिलता है क्या वो वन हॉर्न राइनोसोरस है? इन इंडिया द राइनोज आर मेनली फाउंड इन असम, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश, ये जो नीचे वाला तराई एरिया है उत्तर प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल एंड यूपी। Greater one-horn rhinoceros is listed as vulnerable in the IUCN Red List. So you have to tell correct statement क्या है। तो जो राइनो है ना ये भी एक्चुअली जैसे अफ्रीकन एलिफेंट है, अफ्रीका के लायन है, इंडिया भी एलिफेंट है, इंडिया भी लायन है। तो पहले एक्चुअली इंडिया या अफ्रीका के इधर था, सदर्न हेमिस्फेयर में था, फिर इंडिया ऊपर आया, तो जो स्पीशीज है वो ऐसे डाइवर्ज हो गई और अलग अलग स्पीशीज बनी। जैसे इंडिया में जो स्पीशीज है राइनो की वो वन हॉर्न राइनो है, वन हॉर्न, और ये बेसिकली असम, वेस्ट बंगाल एंड यूपी में मिलता है। जहां भी ऐसा कीवर्ड मिले ना मेनली, वो यूजुअली करेक्ट ज़्यादा होगा। मेनली यहाँ ऑनली नहीं लिखा हुआ है, ऑनली होते ही इसके चांसेस कम हो जाते हैं करेक्ट होने के, यहाँ मेनली लिखा है। द ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस वल्नरेबल है आईयूसीएन रेड लिस्ट में। तो टाइगर का स्टेटस पता होना चाहिए, एलिफेंट का पता होना चाहिए आपको, इसका डॉल्फिन का पता होना चाहिए, दिस राइनोसोरस का पता होना चाहिए। ये जो 5-6 इंपॉर्टेंट है ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एटसेट्रा, इनके वल्नरेबल स्टेटस आईयूसीएन की क्या स्टेटस है यू शुड बी नोइंग। तो ग्रेट वन हॉर्न राइनो है दिस वल्नरेबल, सो द राइट ऑप्शन हियर इज डी, 1 2 3 तीनों के तीनों करेक्ट है। ओके, प्रोजेक्ट राइनो, राइनो विजन 2020 अभी न्यूज में था। ओके, अब नेक्स्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री का पहला सवाल है, ये कुछ मूवमेंट्स हैं, आपको मैच कराना है कौन सा करेक्ट है। यंग बंगाल मूवमेंट कनेक्टेड है हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो से,
धर्म सभा है केशव चंद्र सेन से। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन है राधाकांत देव जी से। थियोसॉफिकल सोसाइटी है एनी बेसेंट से। ये तो हमें पता है, थियोसॉफिकल सोसाइटीज एनी बेसेंट। यंग बंगाल मूवमेंट है हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। तो 1 और 4 तो होगा, बस एक ही एलिमिनेट हुआ, बाकी सब जगह 1 और 4 है। अब जो धर्म सभा है, धर्म सभा इज एसोसिएटेड विद राधाकांत देव। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इज एसोसिएटेड विद केशव चंद्र सेन। तो ये दोनों जंबल हो गए, तो ये दोनों के दोनों गलत हो गए। सो द राइट ऑप्शन हियर इज बी, 1 and 4, 1 and 4। पिछले कुछ टाइम से ये जो रिफॉर्म्स है, रेनासांस है, इस पे काफी फोकस हो रहा है, कल्चर एरिया, सो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये सवाल है इंडिगो कल्टीवेशन। इंडिगो क्या होता है? नील, नील की खेती होती थी। नील से दिस ब्लू शेड आता है, ब्लू शेड आता है वाइट क्लोथ्स में। इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। तो एक टाइम था इंडिगो का खूब कल्टीवेशन हुआ, बट वो डिक्लाइन होने लग गया। उसका रीजन क्या है? पीजेंट रेजिस्टेंस टू द ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स। बिकॉज इसी टाइम पे इंडिगो विद्रोह भी हुआ था, इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, तो उसके कारण डिक्लाइन होने लग गया इंडिगो का कल्टीवेशन। ब्रिटिशर्स इसको फिर एनकरेज नहीं करेंगे। इज इट ट्रू? इंडिगो रिवोल्ट पढ़ा है हमने। इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशंस। नेशनल लीडर्स अपोजिशन टू द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। सारे नेशनल लीडर्स आने लग गए और उन्होंने कहा इंडिगो कल्टीवेट नहीं होगा। गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्लांटर्स, ये तो बोगस है। नेशनल लीडर्स अपोजिशन टू द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। तो नेशनल लीडर्स ने तो और भी अपोज किया था, उससे कुछ नहीं हुआ। कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, नो नो। ये जो था, ये एक रीजन था कि ऑप्रेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स के कारण पीजेंट रेजिस्टेंस हुआ, बट इसको सप्रेस भी कर दिया गया था। तो दिस इज नॉट द रीजन। द रियल रीजन इज कि उस टाइम पे सिंथेटिक डाई आने लग गई और उसके कारण नेचुरल डाई की डिमांड कम हो गई। डिमांड कम हो गई तो प्रोडक्शन एंड कल्टीवेशन भी कम हो गया। सो द राइट आंसर इज बी, दिस बी। ओके, नेक्स्ट। ये आर्किटेक्ट्स हैं और ये कुछ शहर हैं जो उन्होंने डिजाइन किए हैं। यू हैव टू टेल करेक्टली कौन सा मैच्ड है। ओके, ये जर्मन है, ऑटो केजिंग बर्गर। ये भुवनेश्वर डिजाइन किया है इन्होंने। ली कार्बोजियर चंडीगढ़। लुई कान मसूरी। सो यू हैव टू टेल इनमें से करेक्टली मैच्ड क्या है। ये जो जर्मन आर्किटेक्ट थे ना, ये टाटा इंडस्ट्रीज से भी काफ़ी कनेक्टेड थे। जमशेदपुर वगैरह डेवलप करने में भी ऑटो का इंपॉर्टेंट वर्क है। और जो भुवनेश्वर शहर है, उसमें भी चीफ आर्किटेक्ट थे भुवनेश्वर को डिज़ाइन करने के लिए। तो दिस इज ट्रू। ली कार्बोजियर तो सबको पता ही है, चंडीगढ़ डिज़ाइन आर्किटेक्ट किया है। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। लुई कान ने IIM अहमदाबाद की बिल्डिंग डिजाइन किया है बजाय मसूरी। सो दिस इज रॉन्ग। ओके, सो द राइट आंसर इज ए, 1 and 2। दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट दिस इज नॉट मसूरी, दिस इज IIM अहमदाबाद। सो द राइट आंसर इज A, 1 and 2 ओनली। ओके, नेक्स्ट। खजुराहो टेम्पल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। खजुराहो टेम्पल्स बिलोंग्स टू द वेसर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। खजुराहो टेम्पल्स वर बिल्ट बाय द चालुक्याज ऑफ बादामी। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? जो टेम्पल आर्किटेक्चर है ना, उसमें प्रोमिनेंटली सदर्न साइड, मिडिल और एक नॉर्दर्न, ऐसे करके आर्किटेक्ट स्टाइल बनी। जैसे एक है नागारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, ये प्रोमिनेंटली नॉर्थ में है। फिर एक है द्रविडन, ये प्रोमिनेंटली साउथ में है। फिर इनके एक मिक्सचर वगैरह भी बनेगा, वेसर एटसेट्रा। तो आपको बताना है खजुराहो टेम्पल कौन सा स्टाइल है आर्किटेक्चर का, टेम्पल आर्किटेक्चर। इसके लिए क्लास 11th NCERT का एक बार टेम्पल आर्किटेक्चर चैप्टर, गो थ्रू दैट चैप्टर, सब सवाल सही हो जाएंगे। खजुराहो टेम्पल, सो ये वेसर है? नो, दिस इज नॉट वेसर, दिस इज नगारा। खजुराहो टेम्पल्स वर बिल्ड बाय चालुक्याज ऑफ बादामी, अगेन रॉन्ग। चालुक्य ऑफ बादामी नहीं, चंदेल ने बनाया था दिस खजुराहो टेम्पल को। सो द राइट ऑप्शन इज डी। ये भी गलत, ये भी गलत। वेसर नहीं है और यहाँ चंदेल है। ओके, नेक्स्ट। ये बात है ऑब्जेक्ट्स क्या थे क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन के। हमने आज न्यूज़पेपर में भी सारे गवर्नर जनरल्स कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम वाइस रॉयज पे आ गए। तो फर्स्ट वाइस रॉय आ गए थे 1857। क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन, कैनिंग को ही कंटिन्यू किया था। क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट्स, बिकॉज 1857 का रिवोल्ट हो गया। तो अब क्वीन ने बताया हम और एनेक्सेशन नहीं करेंगे। जो डलहौजी और इनकी
पॉलिसीज वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गया था, उसको अब कट किया जाएगा. सो इज इट ट्रू? टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर अंडर द ब्रिटिश क्राउन, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और अब जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है वो सीधा सीधा ब्रिटिश क्राउन के पास में आ जाएगा और रेगुलेट भी किया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड विद इंडिया. सो यू हैव टू टेल करेक्ट स्टेटमेंट क्या है. ओके, सो यहाँ जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट्स, एब्सोल्युटली ट्रू है. इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बजाय ब्रिटिश क्राउन के पास में रहेगा. मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी इज फिनिश्ड. ईस्ट इंडिया कंपनी ही फिनिश हो गई तो उसको रेगुलेट थोड़ी ना करेंगे. तो टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विद इंडिया इज बोगस. 1 and 2 इज द राइट ऑप्शन. सो द राइट आंसर हियर इज ए, 1 and 2 ओनली. अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, अब सीधा सीधा ब्रिटिश क्राउन इंडिया को रूल करेगा. सो दिस इज 1 and 2. ओके, सो दिस कंप्लीट्स हिस्ट्री. अब आता है इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स का पहला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जीरो कूपन बॉन्ड. जीरो कूपन बॉन्ड, इट डज नॉट ऑफर एनी प्रॉफिट एट मैच्योरिटी. तो इसमें ऐसा कोई प्रॉफिट वगैरह मैच्योरिटी पे होता है क्या? इट ट्रेड्स एट अ हायर प्राइस देन द फेस वैल्यू. तो इसका ट्रेड जो होता है वो हायर प्राइस पे होता है देन द फेस वैल्यू. सो यू हैव टू टेल इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है. जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं? जैसे 100 रुपए का एक बॉन्ड है, इसको डिस्काउंट में सेल करते हैं. 80 रुपए में ले लो, 75 रुपए में ले लो, 70 रुपए में ले लो, ऐसे करके डिस्काउंट में बिकेगा. तो आपने एक ने 70 रुपए में ये एक बॉन्ड खरीद लिया. अब जब बॉन्ड मैच्योर होगा तो उस पे तो 100 रुपए का बॉन्ड है, तो मैच्योरिटी पे उसको 100 रुपए ही मिलेंगे. बट 70 में खरीदा था तो ये उसका हो गया प्रॉफिट. तो इट ट्रेड्स एट अ हायर प्राइस देन द फेस वैल्यू. नो, फेस वैल्यू से कम पे होता है और फेस वैल्यू पे वो रिडीम हो जाता है. तो इससे ये कहलाता है, दैट इज वाई जीरो कूपन बॉन्ड. अब इट डज नॉट ऑफर एनी प्रॉफिट एट मैच्योरिटी. अब कॉस्ट प्राइस तो उसको 70 पड़ा, जब मैच्योर हुआ तो 100 पे पड़ा, तो प्रॉफिट तो हुआ ना 30 रुपए का. तो ऑफर करता है प्रॉफिट एट मैच्योरिटी. वैसे भी ये आउटराइटली बोगस स्टेटमेंट है. अगर प्रॉफिट देगा ही नहीं तो खरीदेगा कौन? इसका रहने का लॉजिक ही नहीं है जीरो कूपन बॉन्ड का, इफ इट डज नॉट ऑफर एनी प्रॉफिट एट मैच्योरिटी. सो दिस इज रॉन्ग, दिस हैज टू बी रॉन्ग एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ओके, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. सो करेक्ट पूछा है तो नीदर 1 नॉर 2. ओके, अब नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. Technical recession is when a country faces a continuous decline for 4 consecutive quarters in the GDP. अभी जब कोविड लॉकडाउन हुआ तो इंडिया को बोला गया था हम टेक्निकल रिसेशन में आ गए. इज दिस ट्रू? द ग्रोथ रेट इन टर्म्स ऑफ जीवीए इज जीडीपी माइनस नेट प्रोडक्ट टैक्सेस. जीडीपी से अगर प्रोडक्ट और टैक्सेस हटा देंगे तो जीवीए आ जाता है. तो यू हैव टू टेल करेक्ट क्या है. तो ये तो सही है, इंडिया को बोला गया था कि इंडिया टेक्निकल रिसेशन में आ गया है, पर ये 4 नहीं है, ये 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर है. तो दिस इज रॉन्ग. जो जीवीए होता है ना, जीवीए टर्म ज़्यादा यूज़ किया जाता है सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ को गेज करने के लिए बजाय जीडीपी. तो जीडीपी से जीवीए हम फाइंड कर सकते हैं. उसका फॉर्मूला होता है जीवीए इज इक्वल टू जीडीपी प्लस सब्सिडी ऑन प्रोडक्ट्स माइनस टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स, माइनस टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स. तो जीडीपी से ये जो नेट टैक्सेस हटा दो तो वो बन जाता है जीवीए. सो सेकेंड इज ट्रू. ये ट्रू है और ये गलत है. सो बी इज द राइट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट, एनपीसीआई. दिस इज ऑल्सो फेवरेट टॉपिक. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया. सारे पेमेंट रिलेटेड काम क्या एनपीसीआई के थ्रू होते हैं. ये इनिशिएटिव है आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन का. तो यहाँ आरबीआई भी इन्वॉल्व है और आईबीए भी इन्वॉल्व है. ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है अंडर द सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. सो दिस इज अ कंपनी बट दिस इज नॉट फॉर प्रॉफिट. सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. सो यू हैव टू टेल इनमें से करेक्ट क्या है. सी, पहला तो एब्सोल्युटली ट्रू है, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है. दैट इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जितने भी रिटेल पेमेंट है, रूपे हुआ एटसेट्रा, सब इधर से आए हैं, एनपीसीआई से. यूपीआई वगैरह, ये एक इनिशिएटिव है आरबीआई और आईबीए का. एब्सोल्युटली ट्रू. ये नॉट फॉर प्रॉफिट भी है सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013 में. सो यहाँ तीनों के तीनों एब्सोल्युटली ट्रू है. दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू. ओके, अब ये 2 स्टेटमेंट्स देखिए. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस.
सीपीआई जो है वो एनएसओ के द्वारा जारी होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हेडलाइन इन्फ्लेशन। सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर इज कंपाइल्ड बाय द लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो सीपीआई क्या इस मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज होता है? सो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? यहाँ जो ऑप्शंस करेक्ट है वो दोनों के दोनों है, सी, दिस इज ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू, बोथ 1 एंड 2। ये भी ट्रू है, सीपीआई एनएसओ और आईडब्ल्यू होगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा, दिस इज ट्रू। ऑलराइट, नेक्स्ट 20th है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस OMOs इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट इन द ओपन मार्केट। तो ओपन मार्केट में जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है उसकी बेचना खरीदना जो ऑपरेशन हो रहा है उसी को बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इज दिस ट्रू? OMO is one of the qualitative tools used by RBI to minimize the impact of liquidity condition on the interest rate and inflation rate level। तो मतलब ये आरबीआई का एक टूल है जिससे वो इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी, इन सब चीज़ों को करेक्ट करता है, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है आरबीआई। तो आरबीआई का तो मैंडेट है वैसे भी लिक्विडिटी को मेंटेन करना, चेक रखना। तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या है? पहला जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स, एब्सोल्युटली ट्रू, ओपन मार्केट। दूसरा स्टेटमेंट है उसमें बताया है आरबीआई का ये मैंडेट है कि वो लिक्विडिटी वगैरह को मेंटेन रखे, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट लेवल्स को। तो आरबीआई ये काम करता है, बाइंग एंड सेलिंग, बट ये क्वालिटेटिव टूल नहीं है, ये है क्वांटिटेटिव टूल। सो जो सेकंड हुआ वो गलत हो गया, सेकंड गलत है और ये सही है, यह करेक्ट करना है। इसका जो करेक्ट होगा वो केवल बी ओनली होगा, करेक्टेड, दिस इज बी, ओके, दिस इज बी ओनली, नहीं दिस इज ए ओनली, दिस इज ए ओनली, ये गलत है, ये ट्रू है, सो दिस इज ए ओनली, दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज राइट, नॉट सी, ऑप्शन ए, ये गलत है। लुक एट हियर, क्रेडिट कंट्रोल के ये सारे मेजर्स हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव मेजर, जैसे रिजर्व रेशियो को मैनेज करना है तो उसके लिए कैश रिजर्व रेशियो करेगा, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो करेगा। आरबीआई इससे रिजर्व रेशियो इन दोनों से मैनेज कर रहा है, क्वांटिटी ऑफ रुपी, तो दिस इज क्वांटिटेटिव मेजर। फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन में पॉलिसी रेट्स आती है जैसे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये भी नंबर्स है तो ये क्वांटिटी हुआ। ओएमओ भी नंबर है, क्वांटिटी हुआ। रिजर्व रेशियो भी क्वांटिटेटिव हुआ। तो सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ, बैंक रेट, रेपो, रिवर्स रेपो, एमएसएफ, ये सब हुए क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव होता है जिसको न्यूमेरिकल फॉर्म में आप नहीं बता सकते, जैसे क्रेडिट राशनिंग, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल परसुएशन, डायरेक्ट एक्शन, तो ये होते हैं क्वालिटेटिव मेजर। हमें पूछा गया था ओएमओ, तो ओएमओ क्वालिटेटिव मेजर नहीं है, ये क्वांटिटेटिव मेजर है, तो ये गलत है। राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा ए ओनली, वन ओनली, ओके। नाउ लेट अस कम टू करंट अफेयर्स। पहला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वन धन विकास स्कीम। वन धन विकास स्कीम, इट सीक्स टू इम्प्रूव ट्राइबल इनकम्स थ्रू वैल्यू एडिशन ऑफ ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब ये ऐसा स्टेटमेंट है ना, इसको गलती नहीं कर सकते। हर स्कीम का ये मैंडेट होता ही है कि वो ट्राइबल इनकम को बढ़ाए, वैल्यू एडिशन हो ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस में, दिस इज ट्रू। ट्राइफेड इसकी नोबल एजेंसी है नेशनल लेवल पे फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है ट्राइफेड, ये भी एब्सोल्युटली ट्रू है। ट्राइफेड को ये जिम्मा दिया है वन धन विकास इसको इम्प्लीमेंट कराने का, ओके। सो द राइट ऑप्शन हियर इज सी, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, बोथ 1 and 2। ऑलराइट, 22nd, व्हाट इज दिस GPDR? GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, पिछले कुछ टाइम से बहुत न्यूज में, डेटा प्राइवेसी एटसेट्रा। तो जो GDPR है, दिस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? EU, SCO, मर्कोसर और नाफ्टा। तो ये जो GDPR है ना, वो यूरोपियन यूनियन का है। तभी ये बात होती है कि जो व्हाट्सएप है इसके रूल्स अलग होते हैं यूरोप में, और इंडिया में आते ही ये प्राइवेसी को एकदम डिसरिगार्ड कर देता है। तो इंडिया को भी एक GDPR का वर्जन चाहिए, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन का। सो द आंसर इज ए। नेक्स्ट, which of the following beaches in India have been awarded with the International Blue Flag Certification? International Blue Flag Certification, शिवराजपुर गुजरात का है, घोगला दीव का है, ऋषिकोंडा आंध्रा का है।
अभी हाल ही में इनका काफ़ी न्यूज़ चल रहा है 1-1.5 साल से, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का। तो किस किस बीचेस, किन सारे बीचेस को ये मिला है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मतलब वो ज़्यादा इको फ्रेंडली है, पॉल्यूशन नहीं है, इस टाइप से एक स्टैंडर्डाइजेशन वहाँ पे हो गया है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो करेक्ट क्या है? यहाँ पे ये सारे के सारे जो बीचेस हैं इनको मिला है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ओके, ये इसकी पूरी लिस्ट है। शिवराजपुर है, फिर घोगला है, फिर दिस दमन एंड दीव, यहाँ पे कासरगोड है, दिस इज कर्नाटका। देन पादुबिद्री, दिस इज अगेन इन कर्नाटका। फिर कप्पड़ है, फिर पुडुचेरी है, फिर ऋषिकोंडा है, फिर ये गोल्डन बीच है, और फिर राधानगर है अंडमान एंड निकोबार में। 8 है ये, शिवराजपुर, घोगला, कासरगोड, पादुबिद्री और कप्पड़, और देन ऋषिकोंडा, देन गोल्डन उड़ीसा का, एंड देन राधानगर। दीज आर 8 बीचेस। इसका एक हायर रेजोल्यूशन का आई शेयर इन टेलीग्राम। ओके, अब जो नेक्स्ट है 24th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द न्यूमोनिया। निमोनिया क्या होता है? इट कॉजेज इन्फेक्शन इन द लंग्स। लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है निमोनिया में, सांस लेने में दिक्कत आती है, लंग्स। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई में कॉज न्यूमोनिया। तो अभी तो हम कोविड-19 से देख रहे थे, क्या बैक्टीरिया और वायरस और फंजाई से भी निमोनिया होता है? तो द आंसर इज यस, इन सब से भी लंग्स इन्फेक्शन हो सकता है, और लंग्स इन्फेक्शन को बोलते हैं निमोनिया। दिस इज ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू, सो द राइट ऑप्शन हियर इज सी, बोथ 1 and 2. Okay, next, which of the following countries are members of Shanghai Cooperation Organization? Very important, SCO, अफगानिस्तान क्राइसिस एंड दिस ऑल इंडिया का पार्टिसिपेशन। SCO हाल ही में इसकी मीटिंग भी हुई है। सो यहाँ पे रशिया तो होगा ही होगा, रशिया होगा, किर्गिस्तान भी होगा, 1 और 2 सब में है। अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान में करना है, तो उज्बेकिस्तान भी ऊपर की तरफ है, सेंट्रल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो उज्बेकिस्तान भी होगा। सो 1 2 4 तो होगा ही होगा, 1 2 4, तो ये गया ये गया। अब बात आती है, मतलब अफगानिस्तान नहीं है यहाँ पे। अब बात आती है ईरान एससीओ का पार्टनर है या नहीं है। तो ईरान एससीओ का पार्टनर वैसे भी नहीं होगा, बिकॉज ईरान टूवर्ड्स दिस काफ़ी इधर है, सऊदी इस साइड है, तो वो एससीओ का पार्ट नहीं है। So the right option here is B, 1 2 4. So even हमको confusion था अफगानिस्तान में, फिर भी हम करेक्ट आंसर पे आ गए। So that is why simultaneously eliminate भी करते जाना है ऑप्शंस को, और presence of mind से करना है। There better chances है कि हम राइट आंसर पे आ जाएंगे। रशिया है यहाँ पे, चाइना है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है। अब किर्गिस्तान था तो उज्बेक भी होना था, ताजिक भी है, ये पूरा जोन है एक्चुअली। और फिर बाद में पाकिस्तान और इंडिया भी इसमें ऐड हो गए, तो ईरान नहीं होगा और अफगानिस्तान भी नहीं होगा इसमें, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, सो दिस कंप्लीट्स 25 MCQs इन 25-30 मिनट्स। स्कोर कैसा हुआ टेल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।